नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, और बस आज ही वेलकम करती हूँ क्योंकि आज जी आ गए सभी। जी जी, आज आपकी लास्ट क्लास है और अंतिम क्लास है। देखो आज विविध डला पड़ा है। आज के बाद अब मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कर दूंगी। अब कल से ही क्लास नहीं होगी। कल से आपकी विनय सर की इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। अब वो अपने टाइमिंग से कभी भी पढ़ा सकते हैं, जब भी उन्हें टाइमिंग मिलेगा। तो बस अब देखो, इतना सेशन पढ़ाते पढ़ाते लो आज आपसे, आप कह रहे थे ना कि मैम। मैम आप बहुत अच्छा, आप तो बस आज ही पढ़ लो। अब मैं कल से आपको नज़र नहीं आने वाली। जी, आपका सिलेबस हो गया ना? नहीं नहीं, अब आपके आज के बाद नहीं मिलूंगी, लेकिन मेरी ना, मैं बताती हूँ, मेरी हर सैटरडे क्लास हुआ करेगी। हर सैटरडे सुबह यूट्यूब पे क्लास होती है 8 बजे। अब वो क्लास जुड़िएगा, बहुत उसमें जुड़िएगा। उसमें मैं नई नई चीज़ें करवाती हूँ, समझ आया? परिवहन की। जी जी जी, आज आप सबके भी लास्ट लास्ट मैसेज रहेंगे। चलो। जो आपका एग्ज़ाम बेस था वो मैंने सब करवा दिया। जी। तो कल वाले टॉपिक का मैं मैप बना रही थी। आज मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगी वो ध्यान देंगे बस, है ना? पहले तो कल मैं मैप बना रही थी, थोड़ा सा मैप बना लो। मैं कल मैप बना रही थी, ध्यान देंगे। जैसे ये हमने पृथ्वी बनाई थी, ध्यान से देखेंगे अब, है ना? मैंने कहा था इस तरीके से और इस तरीके से, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने इनको भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखो, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से कर दिया। अच्छा, इनके नाम क्या क्या कहलाएं? तो आप बोलोगे ये अपर, ये लोअर क्रस्ट कहलाया, इतना भाग। ये लोअर क्रस्ट कहलाया, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल। और ये एक और बचा आपका लास्ट, आउटर कोर और इनर कोर। ये आउटर कोर नाम दिया गया इसे, और इसे इनर कोर नाम दिया गया। बस, कुछ भूगोल वेत्ताओं ने आए और उन्होंने कह दिया कि हम इसे भी दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, जीरो से, ये मैं आपको एक सीक्वेंस से बताऊंगी। 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक है अपर क्रस्ट, और 12 किलोमीटर से कहाँ तक? 30 किलोमीटर तक है लोअर क्रस्ट। ये फिर 30 किलोमीटर से आपको बहुत अच्छे से याद है, 700 किलोमीटर तक है, 700 किलोमीटर तक है अपर मेंटल। फिर 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है आपकी आउटर कोर। 2900 किलोमीटर से आपकी 5150 किलोमीटर तक है आउटर कोर। और 50,150 से 6371 किलोमीटर तक है इनर कोर। समझ आया? ये याद रखना है। अब ये जो इनके बीच में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो, कुछ असंबद्धताएं हैं। अब कुछ भौगोलिक वेत्ताएं आए, उन्होंने कहा कि हम अपने नाम पर ही इनकी असंबद्धता रख देते हैं। 1 मिनट रुको प्यारे साथियों।
मुझे लगता, हाँ ये है, नीचे पहुंच गई है। तो कुछ असंबद्धताएं आई, जैसे आपको मैं बता दूं कुछ असंबद्धताएं, क्या क्या असंबद्धताएं हुई। हाँ, यहाँ देखो, तो ये समझ में आया। फिर मैंने आपको बोला बिल्कुल ध्यान देंगे जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, देखो जैसे कोनराड असंबद्धता हो गई, तो वो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है, हमेशा याद रखना। कोनराड असंबद्धता, कुछ विज्ञान भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने अपने ही नाम पर कहा, उन्होंने इन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो किसने, जैसे आपको मैं बता दूं कोनराड असंबद्धता जो आई, ये ध्यान रखेंगे सभी साथी, पहले इनको लिख लो सभी को एक साथ। कोनराड असंबद्धता यानी कोनराड नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपने नाम पर ही इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो कोनराड असंबद्धता जो है वो किसके बीच में है, तो आप क्या बोलोगे मैम, जो कोनराड असंबद्धता है वो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग कर रही है ना। कौन सी कोनराड असंबद्धता किसको अलग कर रही है? कोनराड, कौन सी असंबद्धता आपको याद रखनी है? कोनराड असंबद्धता अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग कर रही है, ठीक है। अच्छा, लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से कौन अलग कर रहा है, ये पूछा जाएगा। तो इन दोनों के बीच में यानी लोअर क्रस्ट और अपर अपर मेंटल के बीच को कौन अलग कर रहा है, इसको मैं दूसरे पेन से बना लो। कौन अलग कर रहा है, तो मोहरोविक, मोहरोविक नाम के भूगोलवेत्ता अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने यही नाम दे दिया मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली बात है। डिसकंटिन्यूटी। फिर अपर मेंटल को लोअर मेंटल से कौन अलग कर रहे हैं, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग एक रेपेटी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अलग करा। रेपेटी, तो इन्होंने भी बोल दिया कि मैं इसका नाम रखूंगा रेपेटी असंबद्धता, असंबद्धता। फिर लोअर मेंटल को आउटर कोर से कौन अलग कर रहा है, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्यारे साथियों याद करनी ही करनी है ना। और आउटर कोर को इनर कोर से कौन अलग करता है, लेहमैन असंबद्धता। बस खत्म। इतने भूगोलवेत्ताओं ने इनको अलग करने का काम किया है, कोनराड, मोहरोविक, रेवेटिक, गुटेनबर्ग और लेहमैन। ये आपको याद करना है कि अच्छा ऐसे ऐसे ये अलग हुई, ये समझ में आया, अलग करने का काम इन्होंने किया। परियोजना मैंने पढ़ा दी है, ब्रह्मांड आपका सौरमंडल वाले टॉपिक में ही हो गया है। पवने जनगणना आपका जो टॉपिक है खुशी तिवारी जी वो विनय सर करवाएंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में। और परियोजना भी प्यारी बहन हो गया है, कम से कम मैंने आपकी 100 परियोजनाएं लिखवाई हैं। किसके बाद लिखवाई थी मैंने, नदियों के किनारे स्थित शहर है उसके बाद। जी, ऐसे लिखो जैसे मैंने बनाया है। जब मैं ये मैप बना सकती हूँ तो आप क्यों नहीं बना सकते, समझे। जी खुशी तिवारी जी, महासागर पवने मैं आज अपनी पीडीएफ से पढ़ा दूंगी। हो गई यहाँ तक,
तो कोनराड असंबद्धता, ये बस एग्जामिनर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको अलग करता है, ये पूछा जाता है। कोनराड असंबद्धता एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ। कोनराड असंबद्धता अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से क्या कर रही है, अलग। जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उनके नाम पर ये नाम रखे गए और ये क्या कर रहे हैं, जैसे मोहरोविक असंबद्धता है तो मोहरोविक मैंने एरो कहाँ लगाया, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में तो एरो लगाया, तो आप याद रखेंगे लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग कर रही है। रेपेटी असंबद्धता अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग कर रही है। गुटेनबर्ग असंबद्धता लोअर मेंटल को आउटर कोर से अलग कर रही है और लेहमैन असंबद्धता आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रही है। अब तो समझ में आ गया होगा जी, है ना। एग्रीकल्चर भी मैंने पढ़ाया है, कृषि वाली क्लास भी पढ़ाई है, ध्यान से देखना, सब पढ़ा दिया है। तभी तो इतना टाइम लगा, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा मैंने आपका, एक टॉपिक भी जिसे कहते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इंग्लिश में, तो पता चल गया ना कौन किसको अलग कर रहा है। जी जी, ये एक नाम के व्यक्ति है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ना इसे पूरा पाठ पीडीएफ से एक बार दोहरा देती हूँ, आराम से कर लो क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो इसमें देखो मैंने यहाँ पे सारी असंबद्धताएं लिखी हुई हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगी। देखो ये है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला है। मैंने आपको बोला, अरे अनिल मेरे प्यारे भाई, यही तो है कि कौन किससे अलग कर रहा है, यही तो समझने वाली पॉइंट है। आप ये नहीं समझोगे। मैंने हिमांशी जी कह रही है मैम आपने सब कुछ करवाया है, कोई नहीं करवाता बैच में। जी बिल्कुल, मैंने एक एक टॉपिक आपको छांट छांट के करवाया है, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना लंबा चौड़ा लिख के, खासकर कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन किसी बच्चे ने कोई वैल्यू नहीं समझी, उसको उस पर सब पे पानी फेर दिया है, इतना लिखा के इतने अच्छे समझाने के बाद भी कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाती हूँ, बाइलिंगुअल है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भागों से मिलकर बना है। परंतु यहाँ कुछ बच्चों को यही नहीं पता समझना कैसे होता है। मैंने कहा कि कौन किसको अलग कर रहा है, आपको यह याद करना है अनिल, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। आप कि आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैं इतना करा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा करा चुकी हूँ, आप उसको ही अच्छे से करिएगा। और समझाना, यही समझाना है कि कौन किसको अलग कर रहा है, मैं आपको यही समझा रही हूँ। पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भागों से मिलकर बना है, 3 भागों से। वो 3 भागों के नाम आपको पता चल गए। ये है पृथ्वी, पृथ्वी का ऊपरी पार्ट क्या था, पृथ्वी के ऊपरी पार्ट को क्या कहते हैं, क्रस्ट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मेंटल। और उससे नीचे वाले को अनिल क्या बोलते हैं, अनिल आप बताओ, कोर। जी, कोर बोलते हैं, कोर, कोर बोलते हैं, कोर। मैं अगर आपको कोई भी पढ़ा दे लिख के बिना पीडीएफ के, तो मैं भी यहीं पे हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस परत को क्या कहा जाता है, इस परत को लिथोस्फेयर। लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले बैचेस में पीडीएफ से ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस हो जाती हैं ज़्यादा, तो बच्चे कहते हैं मैम कोर्स कंप्लीट क्यों नहीं होता। लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे एक चीज़ और समझ आई है। हाँ, उनको पीडीएफ से पढ़ाने की बहुत नीड है, क्योंकि हाँ, जी जी, बिल्कुल। इस परत को क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ क्रस्ट के विषय में। यहाँ डाल लो, क्रस्ट के विषय में बता रही हूँ। यह है ठोस, यह इस परत को, क्रस्ट को क्या कहा जाता है, ये क्रस्ट का है, ये आपको ध्यान रखना है। इस परत को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, लिथोस्फीयर कहते हैं। यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है और क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर क्या होती है, अलग अलग होती है। क्रस्ट की मोटाई जो है महाद्वीपों और महासागरों में क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। जी, क्रस्ट की मोटाई महासागरों में क्या होती है, क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम, वे महाद्वीपों पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। और हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस परत को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। क्यों कहते हैं इस परत को सियाल,
क्रस्ट परत को सियाल क्यों कहा जाता है? हम बात किसे कहते हैं सियाल? क्रस्ट को सियाल कहा जाता है क्योंकि क्रस्ट का जो निर्माण हो रहा है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्रस्ट को क्या कहा जाता है? सियाल भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण हो रहा है वो SI माने सिलिका और AL माने एल्यूमिनियम से हुआ है। ये क्रस्ट के विषय में आप पूरी इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिएगा। जी सुमित। हाँ, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझनी है, पहले समझ लो चीजें। अब बात करते हैं मेंटल। मेंटल क्या है? तो मेंटल देख ले, मेंटल देख लो प्यारे साथी क्या है। ये तो मैंने बताया क्रस्ट के विषय में, ये जो था ये क्रस्ट के विषय में था, क्रस्ट की हेडिंग थी। अच्छा, अब बात करते हैं मेंटल के विषय में। मेंटल इधर देख लो, क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल। मेंटल का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। एक मिनट, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। किससे हुआ है? अच्छा, अच्छा, बिट्टू अच्छे रो रहा। ओए मेरे बेटा, चोटू लग गया हो? अ- थोड़ा चोल जोदा ज्यादा। ठीक है, इस परत का निर्माण किससे हुआ है? बैठो। सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है। हाँ, तो मेंटल का निर्माण एग्जामिनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि मेंटल का निर्माण किससे हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। किससे हुआ है? बताओ, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। जी ठीक है। मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? अगर एग्जामिनर, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। और क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट। ये तीनों लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं इंपॉर्टेंट बताते हुए चल रही हूँ। तो मेंटल को क्या कहा जाता है? इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है? इसीलिए इस परत को सीमा कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। और मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। और हमेशा याद रखना, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। जी, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब बचा लास्ट क्रोड। क्रोड बचा, क्रोड। तो ये कौन सा भाग होता है? आप जब इस तरीके से मैप बनाते हो पृथ्वी का, तो ऊपर तो क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, इधर कोर है। तो मेंटल, मेंटल MENTL, मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं? मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से, यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से लेके पृथ्वी के केंद्र तक है, पृथ्वी के केंद्र तक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। रुको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ, यहाँ तक आया समझ? देखो जल्दी से।
ठीक है। खुशी उसी में ही है बाबू, नोट्स ना ब्रह्मांड की उसी में ही है। ठीक है, हाँ। जी जी, सब उसी में ही है खुशी तिवारी, कुछ भी आपका तो, और मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है। जी, यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। अब इसका जो निर्माण हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बोल दोगे मैम निकिल और लोहे से हुआ है, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। जब निकिल और लोहे से हो रहा है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, निफे कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहता है, निफे कहते हैं। जी, यहां तक आया समझ में। इसका उसमें उपनाम दे दिया है, इसका उपनाम। जी, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज्यादा दाब अधिक हो जाता है। इस वजह से पृथ्वी का क्रोड कौन सी अवस्था में है, आपसे पूछे कि कोर किस अवस्था में है, तो आप क्या याद रखोगे, ठोस अवस्था में है। और मेंटल लिक्विड अवस्था में है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आप यहाँ पे ध्यान दें, पृथ्वी का क्रोड जो है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का जो क्रोड है वो किस अवस्था में है, तो आप क्या बोलोगे, ठोस अवस्था में। जी, अब इसके बाद इस परत को, कोर को ही क्या कहा जाता है, कोर को ही बेरिस्फीयर कहा जाता है। कोर को ही प्यारे साथियों बेरिस्फीयर कहा जाता है। अब कोनराड असंबद्धता, आप कह रहे थे ना मैम इंग्लिश में लिखा दो। जी जी, कोनराड असंबद्धता, तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करते हैं। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करते हैं। ठीक है, ये क्रस्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। कोनराड असंबद्धता हमेशा याद रखना। जी, ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। मोह असंबद्धता, ये इन्हीं के नाम के व्यक्ति थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्हीं के नाम पर ही। मोह असंबद्धता, इसे मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ये क्रस्ट एवं मेंटल को क्या करती है, अलग। ये सब अलग अलग कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद रेपेटीय संबंधता जो है वो ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग कर रही है, ये भी याद रखना है। और गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल को क्रोड से विभाजित करती है। जी, मेंटल को क्रोड से विभाजित करती है। यहां तक आपको मैंने समझाया था, लेहमैन असंबद्धता ऊपरी क्रोड या बाह्य कोड को आंतरिक कोड से अलग करती है। ये आपको ये वाला जो मैप बना के दिखाया था शुरू में, इस मैप को आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये जो मैप बना के दिखाया, ये वाला, कि कोनराड असंबद्धता अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से, मोहरोविक असंबद्धता लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से, रेपिटी असंबद्धता अपर मेंटल को लोअर मेंटल से, गुटेनबर्ग असंबद्धता लोअर मेंटल को आउटर कोर से, और लेहमैन असंबद्धता आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रही है। ये सारा यहाँ पे याद रखना है। जी जी पुनीत, विभाजन का मतलब अलग अलग, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको तो थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो ये देखो कोनराड किसको अलग कर रहा है, कोनराड असंबद्धता भी मत याद करो। कोनराड अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मोहरोविक क्रस्ट को मेंटल से, रेपेटी मेंटल को अपर मेंटल को लोअर मेंटल से, गुटेनबर्ग लोअर मेंटल को आउटर कोर से, और ये आपको याद रखना है, लेहमैन आउटर कोर को इनर कोर से। हाँ खुशी, आपको जो सौर मंडल वाले टॉपिक में ही ब्रह्मांड है, आप उसे ध्यान से देखो, उसकी तो कम से कम 7-8 क्लास हुई है। हम्म, ये हो गया, तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा।
एक ये स्थायी पवने, ये भी आपके में आता है। आज आज आप बस ध्यान से देखो, स्थायी पवने टॉपिक टॉपिक पढ़ लो। स्थायी पवने, ये पवने जमीन के अलग अलग गर्म होने की दर के कारण बनती है। स्थायी पवने कैसे बनती है, नहीं ये टॉपिक और है, बस इसको और देख लो। ये पवने जमीन के अलग अलग गर्म होने की दर के कारण बनती हैं। जमीन जहां अलग अलग गर्म होगी उसके दर के कारण बन रही हैं। ये हवाएं बहुत छोटे पैमाने पर विकसित होती है, यानी बहुत ही छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इन हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल की निचली परत तक सीमित है। ये कहाँ मिलेंगी, क्षोभ मंडल की निचली परत तक ही मिलेंगी। जैसे चिनूक हवा है, ये हवा कहाँ चलती है ये बता दो। ये चलती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। ये कहाँ चलती है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर एक गर्म हवा है। और इसका एक अदर नेम है हिमभक्षक, स्नो ईटर। यानी जब ये हवाएं चलती हैं तो जो बर्फ है वो पिघल जाती है, और जो चारागाह हैं वो पशुओं के खाने लायक, मतलब वो चरने लायक हो जाते हैं, वहां चर सकते हैं पशु, इसलिए इसे हिमभक्षक हवा भी कहते हैं। फोन हवा कहाँ चलती है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर। ये इंपॉर्टेंट हवाएं हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इससे स्विट्जरलैंड अधिक प्रभावित होता है। फोन हवा कैसी हवा है, गर्म हवा है, और ये अंगूरों को शीघ्र पकने में सहायता करती है। सिराको हवा सहारा रेगिस्तान से भूमध्य रेगिस्तान सागर के बीच प्रवाहित, ये कैसी हवा है, गर्म हवा है। ब्लैक रोलर उत्तर अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होती है। ब्लैक रोलर, यामो गरम, टेम्पोरल मध्य अमेरिका में, सिमोम अरब रेगिस्तान में। ये आपके कैसे हैं, ये आपके फैक्चुअल डाटा है, नहीं तो आपको याद करना है। सामुन हवा कहाँ चलती है, अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर हवा कहाँ चलती है, उत्तरी न्यूजीलैंड में। लू उत्तर भारत एवं पाकिस्तान में प्रवाहित, मिस्र खमसिन में। और गर्म हवा है, ये दो तीन ठंडी हवा है। जी, मिस्र रोन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित, स्पेन एवं फ्रांस सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर प्रवाहित, इटली व यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। बस खत्म। ब्लिजर्ड साइबेरिया क्षेत्र में। पेम्पेरो जो हवा चलती है अर्जेंटीना व उरुग्वे में प्रवाहित, बाइज फ्रांस में चलती है, पापागायो मैक्सिको तट पर चलती है। जी, बस यही है, हो गया आज। जी जी, बस अब तो कुछ नहीं पता, अब आप अच्छे से लिख लीजिएगा। आज का सेशन बस यहीं तक ही था, अच्छे से याद कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। जी, सभी टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, बस ये आपके क्या थे, इन्हें बस ध्यान से याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी हवाएं मैंने कहाँ बताई। ठीक है, ये हवाओं वाला टॉपिक था। और तो है ही नहीं, बस अब तो सारे टॉपिक खत्म हो गए थे, कुछ और थोड़ी रह गया था। ये हवाएं मेरे प्यारे साथियों कहाँ चल रही हैं, वही याद रखना है। एक बार और समझा दो, एक बच्चा कह रहा है मैम एक बार और रिपीट। स्थानीय हवा, ये पवनें जमीन के अलग अलग गर्म होने की दर के कारण बनती हैं। ये हवाएं बहुत छोटे पैमाने पर विकसित होती है, यानी बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। और इन हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल की निचली परत से है। चिनूक, ये चलती है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। ये कैसी हवा है, गर्म हवा है, इनका अन्य नाम हिमभक्षक है। और जो फोन हवा है, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर, यानी स्विट्जरलैंड अधिक प्रभावित, वहां चलती है फोन हवा। फोन हवा चलती हैं।
यहाँ तक हो गया। जी। और एक ये महासागरीय जलधाराएं। मैं महासागर वाला टॉपिक यही है, महासागरीय जो जलधाराएं हैं, ये तीन महासागरीय जलधाराएं याद करनी है, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक। जो विषुवत रेखा से धारा चलेंगी, जो विषुवत रेखा से जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी वह गर्म होंगी। यानी विषुवत रेखा आपकी कहाँ है, ये यहाँ से जो जलधाराएं चली प्यारे साथियों वो गर्म, इधर से ऊपर की ओर जो चलेंगी वो गर्म, ऐसे। और जो ऊपर से आ रही होंगी ध्रुवों से वो ठंडी, जो ध्रुवे से आ रही होंगी वो ठंडी। जब ये ठंडी और जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां मछली ज्यादा पाई जाती हैं। वहां जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है, और प्लैंकटन नामक घास खाने के लिए मछली आती है। ये मछलियों का पसंदीदा खाना है। यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम या गर्म जलधारा। जापान की काली धारा, क्योरोशिवो की जलधारा। जापान की काली धारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग इसे जापान की काली धारा कहते हैं। प्रशांत महासागर की जलधारा, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। प्रशांत महासागर की जलधाराएं ओयोशिवो की जलधारा है, ये याद रखना आपको। और क्योराइल धारा पेरू हम्बोल्ट की, ये प्रशांत महासागर की, क्योरोशिवो की, सुशीमा की, अलास्का की, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। मैम साहिल कह रहे हैं मैम अर्थक्वेक तो करवा दो, जनगणना विनय सर आपको करवाएंगे, मैं लिख देती हूँ। जनगणना वाला टॉपिक विनय सर करवाएंगे, विनय सर कराएंगे, विनय सर कराएंगे, विनय सर कराएंगे जनगणना वाला टॉपिक। बाकी सारे टॉपिक आपको मैंने प्यारे साथियों पढ़ा दिए हैं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं ये हैं, लेब्राडोर, कनारी, दक्षिणी अटलांटिक, बेंगुला, फॉकलैंड, ये याद करने हैं। गरम ये हैं, अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा की धारा, एंटीलीज की, गल्फ स्ट्रीम की, इर्मिंगर की, ब्राजील की, नॉर्वे की और रेनेलर की। हिंद महासागरीय जलधाराएं बस 3 सागरों की। महासागरीय जलधाराएं हमेशा याद रखना सिर्फ 3 सागरों की ही याद करनी होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, मेडागास्कर की जलधारा और अगुलहास की। जी सही किया मैम, आपने आपने हमें पूरी ज्योग्राफी लिखकर पढ़ाई है। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जी बस अब हो गया है सारा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जी जियो आपका कंप्लीट, जियो कंप्लीट है प्यारे साथियों। अच्छे से इनके नोट्स और बना लेना लास्ट क्लास के। आज मैंने पीडीएफ से पढ़ाया है ताकि आपका जल्दी हो जाए। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं मैम। जी और आपको मैंने लिख कर पढ़ाया है, लेकिन आगे वाले बैचों में लगता नहीं कि लिखने से कुछ फ़ायदा होगा, वैसे ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि जल्दी भी कोर्स कराना चाहिए। लिख कर कोर्स जल्दी हो नहीं पाता है, थोड़ा इस वजह से ये कोई सेशन मेरा देर से हुआ। तो लो आज का सेशन। जी 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 अब मैंने आपको एक बात बताऊं, अब मैंने जितना आपको ज्योग्राफी में पढ़ाई है ना ये क्लास, उतनी ही अगर याद कर लोगे तो सब आपका कवर हो जाएगा। मैम इंडिया की घास के मैदान, अरे भाई जब हम हिमालय पढ़ रहे थे ना तो उसके अंदर मैंने घास के मैदान भी लिखवाए थे। आप कहाँ रहते हो, मैंने हिमाचल प्रदेश में प्यार घास के मैदान बताए थे, उत्तराखंड में बुग्याल घास के मैदान बताए थे, सब भूल गए। वाह, सब भूल गए, लिख के पढ़ाया है जब वो हाल है जब आप भूल गए हो। चलो तो आज है ना, अब कल से विनय सर आपकी क्लास लेंगे, अच्छे से याद करना जो भी मैंने पढ़ाया। और आज के लिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मैंने ये लिखवाने को बोला ये लिख लेना अपनी कॉपी में, पीडीएफ से पढ़ाने जो है मैंने। लिख लोगे ना, पक्का प्रॉमिस करो। जी मैम याद आएगी आपकी। नहीं खुशी, वो भी मैंने करा दिए हैं बीच बीच में। जी
नहीं नहीं, अब कल से आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी, कल से मैं क्लास नहीं लूंगी। अब जियो कंप्लीट है, मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास नहीं होगी। किसकी होगी? विनय सर क्लास लेंगे, विनय सर की इकोनॉमिक्स की क्लास लेगी। आज के लिए बस अब इतना ही, अच्छे से मिलते हैं। हाँ लो, ये कह रहे हैं मैम अपनी बेटी को भी दिखा दो, इसको भी देख लो। लो लो भाई देख लो, बाय बोल दो, नहीं बच्ची बाय बोल दो। अरे अरे गिर गई। वो रहे सबको बाय बोलो। कहते अच्छे से पढ़ना, सिलेक्शन लेके आना, हम दोनों मिलने, हम दोनों ही आया करेंगे। ठीक है, ऑफिस में हम दोनों ही मिलेंगे, ये भी आया करेगी, फिर इससे ही मिलना आप सब। ठीक, चलो। हाँ, सब करवा दिया है भाई, विविध में, विविध भी इसके अंदर है। फॉरेस्ट भी करवा दिए, उष्ण कटिबंधीय वन, कटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, सब करवा दिए हैं, सब करवा दिए हैं। तुम अपना ना ध्यान से, हाँ, सब कुछ करवा दिया है, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच। अब होगी विनय सर की इकोनॉमिक्स की क्लास, मेरी क्लास नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बस याद कर लेना। दिखा दिया है, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे जब आओगे आप।